नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बुढ़ापे का दर्द, सिसकियाँ। एक माँ की दर्द भरी कहानी। देवकी के घर का वातावरण इस शनिवार को कुछ भिन्न सा था। आज घर को किसी भी हालत में खाली करना ही था। नए मकान मालिक के सामान से लदा हुआ ट्रक किसी भी समय बेंगलुरु से दिल्ली पहुँचने ही वाला था। घर का अधिकांश सामान तो बेचा जा चुका था, बस कुछ ऐसा सामान बाकी रह गया था जो देवकी के हृदय को अति प्रिय था और वह उन्हें किसी भी कीमत पर बेचना नहीं चाहती थी। घर से उस सामान को निकाल कर बेटे दुष्यंत की गाड़ी में रखना था और दुष्यंत का ड्राइवर यह काम बड़ी तत्परता से कर रहा था। देवकी तब तक हर सामान को टकटकी लगाए देखती रहती थी जब तक ड्राइवर उन्हें कार में नहीं रख देता था। हर सामान के साथ न जाने कितनी यादें जुड़ी थी जिन्हें देवकी की आंखों से टपकते आंसू और अधिक उज्जवल कर रहे थे। सारा सामान बाहर निकल गया तब देवकी को लगा जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी शक्ति ही खींच ली हो। उसने आखिरी बार अपने घर को जी भरकर देख लेने की इच्छा से आंखों से अश्रु पोंछे और धीमे कदमों से घर का चक्कर लगाया। कितने यत्न से बनवाया था यह घर उसने। घर की एक एक ईंट गवाह थी उसकी लगन की, उसकी मेहनत की। सर्दी गर्मी या हो बारिश डट कर खड़ी रहती थी। सामने वाली सड़क पर मजदूरों के आने से पहले आ जाती थी और उनके काम समाप्त करने के बाद ही बैठकर चैन की सांस लेती थी। आज से यह घर किसी और का हो जाएगा। अपना शयन कक्ष, अपनी रसोई, अपना पूजा का छोटा सा कमरा और प्यारी सी बालकनी। कल तक जो उसका था आज कैसे पल भर में पराया हो गया। उसके अपने हाथों से पाल पोस कर बड़े किए गए पेड़ पौधे, न जाने कल से इनका क्या होगा, कोई इनकी देखभाल करेगा भी या नहीं। यह सब सोचकर तो उसे रुलाई ही आ गई। जिस घर के साथ 35 वर्षों की यादें जुड़ी हुई हो उसे यूं छोड़कर चले जाना क्या कोई आसान काम है। नए मकान मालिक आ चुके थे। दुष्यंत ने घर की चाबियां उन्हें सौंप दी। देवकी बेबस खड़ी ये दृश्य देख रही थी। काश उसके पति की असमय मृत्यु न होती, दुष्यंत के पिताजी जिंदा होते तो क्या दुष्यंत इस मकान को बेचने का दुस्साहस कर सकता था? नहीं, कभी नहीं। अकेली रह गई हूँ इसलिए बेटे बहू हावी हो गए हैं मुझ पर। देवकी अपने बेटे दुष्यंत, बहू मालती व पोते पृथु के साथ जाकर कार में बैठ गई। कार के पीछे वाली सीट पर दुष्यंत, मालती व देवकी बैठे थे। पोता पृथु ड्राइवर के बगल की सीट पर बैठा था। दिल्ली की काली लंबी सड़क पर कार दौड़ती जा रही थी। आज दिल्ली की सड़कों पर चहल पहल होते हुए भी उसे अजीब सा सन्नाटा लग रहा था। आज से पहले उसे दिल्ली शहर इतना अजनबी नहीं लगा था। 40 वर्ष पहले जब बिजनौर से उसकी डोली दिल्ली आई थी तब तो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पूरा दिल्ली शहर उसकी आरती उतार रहा हो। अड़ोस पड़ोस सबसे इतना लगाव था कि मायके की याद भी नहीं सताती थी। ईंट और पत्थरों की इमारतें बनवाते बनवाते लगता है यहाँ के लोगों के दिल भी भाव शून्य हो गए हैं। नई पीढ़ी का तो कहना ही क्या, पैसे कमाने की होड़ में अंधाधुंध दौड़ते जा रहे हैं। माँ बाप अनाज में लगने वाले घुन जैसे हैं जो घर में पड़े पड़े सारी की सारी दौलत नष्ट कर जाते हैं। यही सोचते होंगे निगोड़े। देवकी विचार के तानों बानों में उलझी हुई थी। तभी पृथु का अति कोमल स्वर सुनाई दिया। हम कहाँ जा रहे हैं? देवकी ने उत्तर दिया, जहाँ समय ले जा रहा है। इस पर मालती तुनक कर बोली, मम्मी अभी तो यह मासूम है, इससे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? देवकी ने आंखें तरेर कर मालती को देखा और बोली, मैंने कौन सा उसे तोप दागने के लिए कह दिया? मालती ने शिकायत भरी निगाहों से दुष्यंत की ओर देखा। दुष्यंत के माथे पर भी त्योरियां चढ़ी थी। सूर्य पश्चिम की ओर छुप रहा था। सूर्य और देवकी का मौन संवाद शुरू हो गया। वह मानो देवकी से कह रहा हो, हर दिवस का अंत होता है देवकी, आज अंधकार देकर जा रहा हूँ, कल नई सुबह लेकर फिर लौटूंगा। देवकी निराश होकर मन ही मन बुदबुदाती है। जिसकी आंखों से ज्योति ही छिन जाए उसके लिए प्रकाश क्या और रोशनी क्या। देवकी के अंतर मन में विचारों की लहरें निरंतर टकरा रही थीं। इसी बीच दिल्ली की सीमा समाप्त हो गई। एनसीआर गुड़गांव के टोल गेट पर कार रुक गई। पृथु ने फिर सवाल किया, हम कहाँ जा रहे हैं, कोई बता क्यों नहीं रहा? देवकी कांपती हुई आवाज में बोली, ये तुम्हें क्या बताएंगे बेटा, मैं बताती हूँ। एक क्षण के लिए देवकी का गला रूंध गया। वह खुद को संभालते हुए बोली, तेरी दादी बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल में जा रही है।
पृथु के लिए यह जवाब भी एक सवाल ही बन गया। उसने भोलेपन से फिर पूछा, बूढ़ों के बोर्डिंग स्कूल? देवकी बोली, हाँ बेटा, तूने ठीक सुना है, मैं बूढ़ों के स्कूल ही जा रही हूँ। मालती ने फिर मुंह बिगाड़ कर दुष्यंत को देखा। देवकी अभी तक अपने बेटे बहू का बहुत आदर करती थी, लेकिन आज उसे परवाह नहीं थी कि उसके आचरण और उसके शब्दों का उसकी सास प्रतिष्ठा पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वह बोली, एक अकेली माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब तक चुप बैठा दुष्यंत बोला, मम्मा, आप पृथु की जिज्ञासा मिटा रही हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं, या हमें ताना मार रही हैं? मालती भी पति के सुर में लय मिलाकर बोली, 7 लाख रुपया खर्च किया है मम्मी जी, हमने केवल आपके लिए। देवकी बोली, ये हिसाब किताब नई पीढ़ी को ही करना आता है, हमने तो न कभी सीखा न ही कभी आंका कि घर के किस व्यक्ति पर कितना खर्च हो रहा है। शायद पागल ही थे हम लोग जो बस भावनाओं में बहते रहे। डायरी पर हमें खर्च ही लिखना चाहिए था, आज फला व्यक्ति पर कितना रुपया खर्च किया। हिसाब किताब लिखने की जगह हम ये क्या लिखा करते थे। आज दुष्यंत ने पहली बार किलकारी मारी, आज उसने पहला कदम जमीन पर रखा, आज माँ बोलना सीखा। अपनी बात पूरी करे बिना ही वह सुबकने लगी। दुष्यंत देवकी की ओर देखकर बोला, मम्मा, इस तरह भावुक होने से भला क्या लाभ। कार एक बड़ी सी इमारत के आगे आकर रुक गई। इमारत पर एक बोर्ड लगा था जो रंग बिरंगी बल्ब की रोशनी से जगमगा रहा था। उस पर सुंदर अक्षरों में अंकित था, आपका अपना निवास। ड्राइवर ने कार से नीचे उतरकर कार के दरवाजे खोले। दुष्यंत ने देवकी को सहारा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। देवकी का मन तो कर रहा था कि उसका हाथ एक और झटक दे और कहे कि जब माँ को बेसहारा छोड़कर ही जा रहे हो तो कुछ पल का सहारा देने के लिए हाथ क्यों बढ़ा रहे हो, लेकिन मजबूर थी, अपने सहारे उतर भी नहीं सकती थी। दूसरी ओर से मालती ने आकर थैला पकड़ लिया। देवकी का मन तड़प गया। वह बोली, रहने दे बहू यह नाटक। तीनों इमारत के भीतर प्रवेश करते हैं। रिसेप्शन में बिछे सोफे पर पृथु और मालती को बैठाकर दुष्यंत देवकी को केबिन में ले जाकर उसने क्रेडिट कार्ड से कुछ भुगतान किया, फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। इन औपचारिकताओं के पश्चात देवकी आपका अपना निवास को सौंप दी गई। देवकी चारों ओर निगाह दौड़ा रही थी। उसे नाम के अनुरूप इस आश्रम में अपने घर जैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक केयर टेकर जिसका नाम सुकन्या था देवकी को कमरे तक पहुंचाने के लिए आ गई थी। अब समय आ गया था देवकी का अपने परिवार से विदा लेने का। मालती ने सिर पर पल्लू ढककर अपनी सास के पांव छुए। बेटा माँ से गले लगकर यह बोला, अपना ध्यान रखना मम्मा। देवकी ने कहा, यहाँ मेरा है ही कौन जिसे अपने से अधिक समय दूंगी। पृथु के चेहरे पर कई सवाल उभर आए। देवकी चाहकर भी उनका उत्तर नहीं दे सकती थी। देवकी अपलक देखती रही, अपने परिवार को स्वयं से दूर होते। देवकी की भीगी पलकों में अतीत के न जाने कितने बीते लम्हे उभर आए। सुकन्या देवकी को लिफ्ट से 4थी मंजिल के कमरा नंबर 700 में लेकर पहुंची। कमरे में 10 बिस्तर बिछे हुए थे, 10 अलमारियां रखी थी। एक बड़ी मेज के इर्द गिर्द 10 कुर्सियां बिछी थी, सब पर नंबर गुदे थे। देवकी को 34 नंबर की वस्तुएं मिली। सुकन्या ने जब 34 नंबर की चाबियां देवकी के हवाले की तो देवकी बोली, हम क्या अपराधी हैं जो हर वस्तु पर नंबर गुदा है। इस पर 30 नंबर वाली बिमला बोली, छोटी छोटी बातों को क्यों दिल से ले रही हो बहन जी, अपनों ने जो दुख दिया वह क्या कम है। 27 नंबर वाली कुमुद ने भी बिमला का समर्थन दिया। अब 34 नंबर का बिस्तर ही देवकी का ठिकाना था, उसका अपना घर और उसकी अपनी इच्छा से सजी सवरी रसोई, उसका अपना कमरा व कमरे से सटी बालकनी, सब गुजरे ज़माने की यादें बनकर रह गए थे। देवकी का मोबाइल चहक उठा। देवकी ने फ़ोन उठाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, सुकन्या ने टोकते हुए कहा, आंटी आप केवल 4 से 5 बजे के बीच ही फ़ोन प्रयोग कर सकती हैं, शेष समय आपको मोबाइल स्विच ऑफ करना होगा। देवकी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए सुकन्या से कहा, मेरे बेटे का फ़ोन है, मुझे बात करने दो। सुकन्या ने कहा, आज आपका पहला दिन है, कर लीजिए, कल से बंद रखिएगा। देवकी ने कान से फ़ोन सटाया। दूसरी ओर से दुष्यंत की आवाज़ आई, हेलो मम्मा। देवकी का रोम रोम ऐसे खिल गया जैसे वो अपने परिवारजन के बीच पहुंच गई हो। दुष्यंत ने आगे बोलना शुरू किया, फ्लाइट टाइम पर है। देवकी ने सहर्ष कहा, बहुत अच्छा बेटा, रूस में पृथु का बहुत ध्यान रखना, वहाँ ठंड बहुत होती है, उसे शहद में मिलाकर अदरक का रस देते रहना।
दुष्यंत ने कहा, हाँ माँ, अब चिंता न करें। देवकी बेटे को बताना चाहती थी कि यहाँ 4 से 5 बजे तक ही फ़ोन पर बात करने की अनुमति है, लेकिन उसे फ़ोन पर मालती की आवाज़ सुनाई पड़ी। आप फ़ोन काट दो जी, बुढ़िया का तो लेक्चर बंद ही नहीं होगा। यह सुन देवकी के हाथ काँप गए, कान सुन्न पड़ गए। फ़ोन फिसल कर फर्श पर लुढ़क गया। कुछ देर हेलो हेलो सुनाई दिया और फिर फ़ोन खामोश हो गया। देवकी अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन यहाँ की दीवारें तो न जाने कितनी देवकियों की सिसकियाँ सुनते सुनते कठोर हो चुकी थी। आश्रम में रात के खाने की तैयारी चल रही थी। सुकन्या ने बिमला से कह दिया था कि वह देवकी को हॉल में ले आए। बिमला ने देवकी को लाख मनाया, लेकिन देवकी खाने के लिए तैयार नहीं हुई। बिमला थक हार कर बोली, मैंने तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया है। कमरा खाली हो गया था, सब खाने के लिए हॉल में एकत्र हो गए थे। बिस्तर पर बैठे बैठे देवकी की झपकी लग गई। देवकी वर्तमान से धीरे धीरे अपना दामन छुड़ा स्वप्नलोक में खो गई। पोता पृथु चश्मा लेकर भाग रहा है, वह उसके पीछे पीछे भाग रही है। पृथु खिलखिलाकर हंस रहा है, मेरा चश्मा, वह बुदबुदा रही थी। तभी सुकन्या कमरे में आती। वह देवकी को कंधे से झिझोड़ कर कहती है, चश्मा तो आपकी आंखों पर है आंटी। देवकी का रंगीन सपना टूट जाता है, वह यथार्थ के धरातल पर आ जाती है। सुकन्या कहती है, आंटी खाना खाने चलिए। देवकी उदास स्वर में कहती है, नहीं, आज मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ, आज मेरा खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। सुकन्या देवकी का हाथ पकड़कर कहती है, आंटी आप मेरे साथ नीचे चल कर तो देखिए, सब लोग कितने खुश हैं। यहाँ हर व्यक्ति अपने परिवार से बिछुड़ा है। देवकी बोली, सब आडंबर कर रहे हैं, अंदर हृदय में सब सन्नाटा समेटे बैठे हैं। सुकन्या ने कहा, आपके न आने से मैनेजर मुझसे नाराज हो जाएंगे। देवकी ने कहा, ऐसी बात है तो मैं चलती हूँ। दोनों खाने के हाल की ओर चल देती हैं। एक बड़ा सा हाल लगभग 400 बुजुर्गों से भरा हुआ था। देवकी तो सहमी सी एक और खड़ी रह गई। देवकी को अचानक पीछे से आकर किसी ने कहा, अरे मिसेज चोपड़ा, आप भी यहाँ। देवकी ने पीछे मुड़कर देखा। 10 साल पहले उनके पड़ोस में रहने वाले कर्नल रणजीत सिंह खड़े थे। देवकी ने आश्चर्य से कहा, कर्नल साहब आप यहाँ कैसे? रणजीत ने हंसते हुए कहा, जैसे आप यहाँ वैसे हम यहाँ, सब एक ही कश्ती पर सवार हैं। देवकी ने पूछा, बहन जी कहाँ हैं? रणजीत चेहरे पर आई उदासी को छुपाने के लिए मुस्कुराने लगा। वह बोला, सुधास जीवन भर कदम से कदम मिलाकर चलती रही। 2 साल पहले उसके कदम लड़खड़ा गए। शायद मेरी ही गलती थी, हर मोड़ पर लेडीज फर्स्ट कहकर उसे आगे करता रहा। ईश्वर को लगा मेरी ऐसी ही भावना है। देवकी की आंखें भर आई थी। रणजीत ने कहा, चलो खाना खाते हैं, चपाती ठंडी हो जाएगी तो चबाना कठिन हो जाएगा। उधर बिमला कब से अपने पास रखी खाली कुर्सी पर बैठने के लिए देवकी को बुला रही थी। देवकी बिमला के पास जाकर बैठ गई। उसने अनमने मन से थोड़ा सा भोजन ले लिया। रविवार होने के कारण भोजन के बाद 2 घंटे संगीत का कार्यक्रम भी चला। सभी अपने अपने कमरों में लौट आए। बिस्तर पर लेटे कुछ बतियाने लगे, कुछ खर्राटे भरने लगे और कुछ रात की काली स्याही में रोशनी ढूंढने लगे। सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रकाश बिंदु भले ही उसे जुगनू अपने साथ लाया हो। देवकी की रणजीत सिंह से हुई 2 मिनट की भेंट उसके विचारों को 10 साल पीछे ले गई। कितना मेल मिलाप था दोनों परिवारों के बीच। यादों की गलियों में विचरते विचरते उसे नींद आ गई। 2 घंटे बीते होंगे कि किसी की सिसकियों से उसकी नींद खुल गई। उसके पास रखी मेज से अपना चश्मा उठाया, अपने बिस्तर पर बैठकर इधर उधर देखने लगी। उगती हुई बिमला बड़बड़ाई, सो जाओ बहन जी, कुमुद हर रात को ऐसे ही सिसकती है। इस बिचारी के साथ बहुत बुरा हुआ, कल तुम्हें बताऊंगी। आश्रम में देवकी की पहली सुबह। अपना घर होता तो रसोई में जाकर एक कड़क चाय का प्याला बनाती और सूरज की सुनहरी किरणों को बालकनी में बैठकर निहारती। गमले में लगे तुलसी के पौधों से पीले पत्ते अलग करती, समाचार पत्र की प्रतीक्षा करती। लेकिन यहाँ तो सुना है 8 बजे चाय मिलेगी, योग करना होगा, नहा धोकर हाल में ही जाना होगा। यहाँ की दिनचर्या के सभी आदी हो चुके हैं। इसमें इच्छा कम, बेबसी अधिक नजर आती है। नाश्ते के बाद कुछ देर एक दूसरे को जानने का, बातें करने का अवसर दिया जाता है। देवकी और बिमला दूर एक कोने में बैठ गई। बिमला ने ठंडी आह भरकर कुमुद की दर्द भरी कहानी शुरू की। एक लड़का है कुमुद का, छोटी ही उम्र में पति का साथ छूट गया। जैसे तैसे बेटे को पढ़ाया लिखाया,
इस काबिल कर दिया कि अच्छी नौकरी मिल जाए। उसे विदेश में अच्छी नौकरी भी मिल गई। जल्दी ही लड़के की शादी हो गई। एक दिन वह कुमुद से बोला, यहाँ का मकान बेचकर विदेश चलते हैं। कुमुद ने स्वीकृति दे दी। मकान बिक गया और विदेश जाने का दिन तय हो गया। दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुमुद का परिवार पहुंच गया। लड़के ने मां से बाहर ठहरने के लिए कहा। पत्नी को साथ लेकर वह हवाई अड्डे के भीतर चला गया। घंटे बीत गए। जब वह लौट कर नहीं आया तो कुमुद ने घबराकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बेटे व बहू के नाम से पड़ताल की तो पाया दोनों अमेरिका की उड़ान भर चुके हैं। कुमुद को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह गृह मंत्रालय तक पहुंच गई। पुलिस ने सीसीटीवी से लिए गए चित्र दिखाए। तब बेचारी को ऐसा सदमा लगा कि पूछो मत। देवकी ने बिमला से पूछा, कुमुद इस आश्रम में कैसे आई? यह तो प्राइवेट है, यहाँ तो 7 लाख की रकम देनी पड़ती है। बिमला ने धीरे से कहा, कर्नल साहब ने अखबार में खबर पढ़ी, उन्होंने ही रुपया दिया है। यह बात कुमुद को मत बताना। कमरे में वापस जाने का आदेश मिल चुका था। देवकी को यहाँ आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे। इन 24 घंटों में शायद ही कोई पल आया हो जब देवकी को अपना घर याद न आया हो। स्त्री इतनी बेबस क्यों हो जाती है? जब पिता के घर होती है तब पिता के इच्छा के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकती। पति के घर आती है तो उसकी इच्छा के विपरीत नहीं जा सकती। बेटा बड़ा होते ही माँ को निर्देश देने लग जाता है। नारी सब प्रकार के सक्षम होते हुए अक्षम क्यों बन जाती है? यह उसकी शारीरिक दुर्बलता है, मानसिक विफलता है या त्याग की भावना है? समय भी कहाँ से कहाँ ले जाता है व्यक्ति को। देवकी विचारों में खोई हुई थी कि बिमला धम्म से आकर उसके पलंग पर बैठ गई। वह देवकी से बोली, अपने घर के विषय में क्यों सोचती रहती हो? देवकी की निगाहें खिड़की से बाहर चली जाती हैं, जैसे वह दूर मकानों के बीच अपना घर तलाश रही हो। वह बिमला से कहती है, अपना घर आखिर अपना ही होता है। बिमला कहती है, देखना मैं एक दिन तुमसे कहलवा कर रहूंगी। ये आश्रम घर से ज़्यादा अच्छा है। देवकी बस मुस्कुरा दी। 4 महीने इसी तरह बीत गए। देवकी और बिमला की दोस्ती गहराती रही। देवकी अपने घर की यादों से बाहर नहीं निकल सकी और बिमला अपने कथन पर अड़िग रही कि हम अपने घर से अधिक यहाँ प्रसन्न हैं। देवकी ने अक्सर बिमला को एक कागज के टुकड़े को निहारते देखा था। कोई समीप आता था तो बिमला झट से उस कागज को मोड़कर पल्लू में बांध लेती थी। वह पल्लू के कोने को मुट्ठी में दबा कर सोती थी। देवकी कभी कभी बिमला से मजाक में कहती थी, किसका प्रेम पत्र छुपा रही हो? बिमला तुरंत कोई दूसरी बात छेड़ देती थी। एकादशी का दिन था। कुछ महिलाओं ने व्रत रखा था। सुकन्या ने आकर बताया कि प्रताप क्लब की ओर से फल बांटे जा रहे हैं। सुनते ही सब नीचे जाने की तैयारी करने लगी। देवकी बिस्तर पर लेटी थी। बिमला ने कहा, नीचे नहीं चलोगी? देवकी ने कहा, नहीं, पूरी जिंदगी तो दान पुण्य करती रही, अब औरों के आगे हाथ फैलाना क्या अच्छा लगेगा? बिमला बोली, शाम तक भूखी बैठी रहना, यहाँ व्रत वालों के खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कुछ देर बाद बिमला 4 केले लेकर लौटी। उसका मुंह फीका पड़ गया था। उसने 2 केले देवकी को देते हुए कहा, न जाने कैसे कैसे लोगों को भेज देते हैं क्लब वाले। अपने 2 केले लेने के बाद मैंने तुम्हारे लिए भी 2 केले मांग लिए। जानती हो बहन, मुझे उस लड़के ने क्या कहा? देवकी ने पूछा, क्या कहा? बिमला पल्लू से आंखें पोंछते हुए बोली, बहन जी, उसने कहा, बुढ़िया शर्म नहीं आती? कब्र में पैर लटक रहे हैं, अभी तक लालच नहीं छोड़ा। यह सुनकर देवकी को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह बोली, जाने दो, उसने अपनी जबान गंदी की है। बिमला अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। शाम की चाय का समय हुआ। देवकी बिमला के पलंग के पास गई। पलंग पर सटी मेज पर केले अभी भी रखे थे। देवकी ने बिमला का कंधा हिलाया और बोली, मुझे तो केले खिला दिए, तुम्हारे तो केले अभी तक ज्यों के त्यों रखे हैं। देवकी को जब अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वह धक्क सी रह गई। उसकी सबसे प्रिय सखी बिमला चिर निद्रा में सो चुकी थी। बिमला जिस कागज को पल्लू में बांध कर रखती थी, आज उसने वह कागज सीने से लगा रखा था। देवकी ने धीरे से उस कागज को निकाला। कागज के टुकड़े को देखकर देवकी की आंखें डबडबा गई। उस कागज के टुकड़े पर बिमला के घर की तस्वीर खींची थी, जिसकी नेम प्लेट पर बड़े काले अक्षरों में साफ साफ लिखा दिख रहा था, अपना घरौता। जो बिमला जिंदगी भर देवकी को अपने घर का मोह छोड़ने के लिए कह रही थी, वो खुद अपने घर का मोह नहीं छोड़ पाई थी। आज इस वृद्धा आश्रम में एक और सिसकियाँ कम हो गई थी।
यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।